बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करेंगे प्रचार। तमिलनाडु में राजनाथ सिंह करेंगे रैली। जेपी नड्डा और योगी समेत तमाम नेता ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर। मध्य प्रदेश के शहडोल और मंडला से करेंगे राहुल गांधी प्रचार का आगाज। बीएसपी नेता आकाश आनंद की बरेली में रैली। समाजवादी और लेफ्ट ने भी तेज किया प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद। वहीं प्रत्येक पार्टी को समान अधिकार मिलने की मांग लेकर के आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलेंगे तृणमूल नेता। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल ने दक्षिण गजा में घटाई सेना। अब मिस्र में इजराइल और हमास के बीच समझौते के लिए होगी नए दौर की बातचीत। और आज रात भारतीय समयानुसार 9:12 पर लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। लेकिन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको समेत कुछ अन्य देशों में दिखेगा ये ग्रहण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र और अब समाचारों को देखते हैं विस्तार से। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। के कविता ने बेटे के एग्जाम्स और उसे मां के इमोशनल सपोर्ट की जरूरत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। ईडी ने इस अर्जी का विरोध किया था। के कविता की नियमित जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। आप देख रहे हैं ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी और जमानत याचिका को ठुकरा दिया, जमानत नहीं दी गई। इमोशनल प्ली दी गई थी बेटे के एग्ज़ाम का हवाला देते हुए। के कविता ने सिफारिश की थी लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसका विरोध किया। इसका मतलब पूछताछ लगातार जारी है और दिल्ली शराब घोटाले मामले में ये प्रमुख आरोपी हैं जिनसे पूछताछ चल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त शराब घोटाले के ही मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। 15 अप्रैल तक अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। आज उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर के दायर एक याचिका पर सुनवाई होगी। आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका है जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। संदीप कुमार ने याचिका में कहा है कि केजरीवाल ने हिरासत में जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार खो दिया है। हालांकि इससे पहले भी इसी तरह की मांग की गई 2 याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता। और राउज एवेन्यू कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुनाएगा। और केजरीवाल ने सप्ताह में 5 बार अपने वकीलों से मुलाकात करने की मांग की थी। अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वो अपने वकीलों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है कि उनके खिलाफ देश भर में 30 मामलों से ज़्यादा मामले लंबित हैं। ऐसे में हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकात केस को समझने और निर्देश देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईडी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि जेल मैनुअल इस बात की कोई इजाज़त नहीं देता। केजरीवाल को अपने वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता।
विकास सारथी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, के कविता की जमानत से शुरुआत करते हैं। क्यों उन्हें जमानत नहीं दी गई? इमोशनल अपील उन्होंने की थी कि कम से कम उनके बेटे का एग्जाम है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, उनको थोड़े दिन की मोहलत दी जाए। बिल्कुल अजय, ईडी ने इसका विरोध किया था और ईडी ने यह कहा था कि जांच को प्रभावित कर सकती है के कविता, और उनकी गिरफ्तारी भी काफी देर से हुई है। ऐसा भी नहीं है कि उनको बहुत लंबे समय तक किसी जांच में के चलते हिरासत में रखा गया हो। तो ईडी ने कहा कि ये सही समय नहीं है जब उनको जमानत दी जाए। इस तरह की जो मांग है वो और भी लोग करते हैं। आम अगर कोई आरोपी हो उसको ऐसे ग्राउंड्स पर रियायत नहीं मिलती है। जब तक कोई बहुत सीरियस ग्राउंड ना हो, मेडिकल इशू ना हो, तब तक ईडी जमानत का विरोध करती ही है। यही के कविता के मामले में हुआ। हालांकि अब उनकी रेगुलर बेल की जो है उस पर सुनवाई 20 अप्रैल को करेगा राउज एवेन्यू कोर्ट। लेकिन फिलहाल उनको जो इन्होंने जो अपने बेटे के एग्जाम के आधार पर जो जमानत मांगी थी उसको तो कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। दूसरी वजह इसमें बड़ी अड़चन इसलिए भी आ गई है कि जब ये मामला पिछले हफ्ते सुनवाई चल रही थी उस दौरान ही सीबीआई ने कोर्ट को अप्रोच किया और सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से इजाजत मांगी कि हमें भी कस्टोडियल, हमें भी पूछताछ करनी है। जुडिशियल कस्टडी में पहले से के कविता है और हम जेल में जाकर के उनसे पूछताछ करेंगे। एक वजह यह भी हो सकती है कि कोर्ट ने फिलहाल जमानत उनको नहीं दी क्योंकि अभी सीबीआई की पूछताछ का दौर भी होना है और कोर्ट ने अनुमति दे दी थी सीबीआई को पिछले हफ्ते। बस ये कहा था कि आप जब भी पूछताछ के लिए जाना चाहते हैं उससे एक दिन पहले तिहाड़ प्रशासन को सूचित करें और आप वहां जाकर के न्यायिक हिरासत में ही पूछताछ कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकता है अजय, जिसकी वजह से कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकरा दिया है। हालांकि विस्तृत आदेश जब आएगा तो स्थिति और बेहतर होगी, स्पष्ट होगी कि असली ग्राउंड कोर्ट ने क्या ईडी की दलील को माना है या सीबीआई ने जो पूछताछ के लिए एप्लीकेशन लगाई है उसकी वजह से भी कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित किया है। लेकिन विकास, क्या जो ईडी की पूछताछ है इस पूरे मामले में के कविता के साथ में वो अभी पूरी नहीं हुई है? क्या उसको उसकी प्रक्रिया चल रही है इसलिए ईडी कुछ और समय चाहती है और विरोध कर रही है जमानत का? क्योंकि देखा हमने संजय सिंह के मामले में ईडी ने विरोध नहीं किया था, तो विरोध करने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, ईडी ने 10 दिन पूछताछ करी है के कविता से, तो एक पहला दौर हम कह सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ईडी की जांच खत्म, ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी भी ईडी को जरूरत पड़ेगी तो वो फिर भी आ सकती है। हालांकि अजय, ऐसा कम होता है कि 14 दिन का जब समय बीत जाता है उसके बाद वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दोबारा से कस्टडी के लिए आए। लेकिन ईडी का ये कहना था कि अगर इनको जमानत पर छोड़ा गया तो ये जांच को प्रभावित कर सकती है, इसकी गहरी आशंका है। संजय सिंह को जो राहत मिली उसमें ईडी ने इसलिए बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया था क्योंकि संजय सिंह एक की कॉन्स्पिरेटर नहीं है। संजय सिंह की भूमिका एक कैरियर की है, यानी उनको पैसा दिया गया उनके घर पर जो उन्होंने रिसीव किया, लेकिन जो साजिश है उसमें इन लोगों की जो भूमिका है, चाहे वो के कविता हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल हो, इनकी भूमिका को की कॉन्स्पिरेटर के तौर पर बताता रहा है ईडी, जबकि संजय सिंह के मामले में इस तरह के आरोप लगाए नहीं थे। यही वजह है कि बहुत ज्यादा विरोध संजय सिंह की जमानत का ईडी ने नहीं किया, लेकिन के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, इनके जब भी जमानत की बात आती है तो ईडी बहुत मजबूती के साथ इनको किसी भी तरह की रिहाई देने का विरोध करती है। तो विकास जी, अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब की। उनके खिलाफ उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं जो अब हाईकोर्ट फिर से जा रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ वो भी लगातार याचिकाएं दायर कर रहे हैं कि उनके साथ वकीलों की जो मुलाकात है उसके टाइम लिमिट को बढ़ाया जाए। तो ये पूरा मामला क्या है और क्या हाईकोर्ट, आपको लगता है कि उसी प्ली को जो अब जब वो रिजेक्ट खुद कर चुकी है तो इस तरह की याचिका को फिर क्यों स्वीकार किया गया? बिल्कुल, देखिए, 2 बार तो इसी मांग को ठुकरा चुका है हाईकोर्ट कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटाया जाए। तीसरी एक याचिका थी जिसमें यह कहा गया था कि वो कोर्ट से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब ये एक और याचिका आई है, संदीप कुमार जो उन्हीं के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने फिर से वही याचिका, वही ग्राउंड्स दिए हैं। इसका भी बहुत ज्यादा जो भी आउटकम होगा वो कोई बहुत अलग नहीं होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने पिछली सुनवाइयों पर स्पष्ट किया कि ये एक नैतिकता का सवाल हो सकता है, एक पर्सनल कॉल हो सकती है अरविंद केजरीवाल की कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट का क्या ज्यूरिसडिक्शन है कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी जिस पर अभी आरोप लगे हैं, जो अभी दोषी नहीं है, दोषी साबित होने के बाद तो जाहिर अपने आप ही सदस्यता चली जाती है, तो मंत्री भी नहीं रह सकते, लेकिन जब तक वो आरोपी हैं तब तक कोर्ट कौन से ज्यूरिसडिक्शन का इस्तेमाल करके ऐसा कोई आदेश दे सकता है कि अरविंद केजरीवाल पद से हटें। लेकिन कोर्ट ने ये जरूर कहा कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर खुद चिंतन करना चाहिए, जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है। कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं कानून के मुताबिक, तो इस बार भी यही होगा कि कोर्ट कोई डायरेक्शन पास नहीं करेगा। हालांकि फिर से कुछ टिप्पणियां कर सकता है जिनका हमने देखा है कि असर पॉलिटिकल मोर्चे पर जरूर होता है, कि फिर आप देखेंगे कि बीजेपी
पहले भी आक्रामक थी अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि वो क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं। अगर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन आते हैं तो एक बार फिर उनको ये पॉलिटिकल विरोध है उनका, उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन लीगल कोई इशू ऐसा नहीं है जिसके चलते कोर्ट उनको फिलहाल हटाए। लेकिन विकास, जो वकीलों के साथ मुलाकात है उसको सरकार चलाने के साथ कैसे जोड़कर देखा जा रहा है? जब विरोध किया जा रहा है इस बात का कि आप 2 बार से ज्यादा नहीं मिल सकते, तो उसको सरकार चलाने के साथ कैसे मिलकर देखा जा रहा है? और ये अपील केजरीवाल साहब के कि उनके पास मामले ज्यादा हैं इसलिए उनको ज्यादा मिलने देना चाहिए, तो इस पर क्या राय है आपकी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में होते हुए भी तरह तरह के डायरेक्शंस दे रहे हैं। हालांकि उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन वो मौखिक आदेश जारी कर देते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि इन वकीलों के जरिए भी वो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। और 5 दिन की अगर उनको अनुमति दी जाती है तो एक तो ये जेल मैनुअल के खिलाफ होगा, दूसरा ये सीधे सीधे उनको और मौका देगा कि वो जेल से ही सरकार चलाने की बात जो लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है उसको वो इफेक्टिवली कर पाएंगे, ये आरोप है। लेकिन ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं ईडी की तरफ से कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और राजनीतिक मोर्चे पे भी इस बात को लेकर के उनको काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को हटा दिया पद से, अपने ही स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, लेकिन वो खुद पद पर बने हुए हैं। तो वो सरकार चलाने की जो कोशिश है अरविंद केजरीवाल की जेल से, उसको लेकर के जितना ज्यादा डैमेज कर सकता है विपक्ष, खासतौर से बीजेपी, वो कर रहा है। और ईडी इसलिए विरोध कर रही है कि ये गलत परंपरा है कि किसी आरोपी को आप इतनी ज्यादा रियायतें दें जो कि जेल मैनुअल के भी हिसाब से किसी को अनुमति नहीं दी जाती है। ये इस तरह की रियायतें हमने देखा जाए कि बहुत ही कम मामलों में मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में दी थी, लेकिन उसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो काफी अलग था। सुब्रत राय अपने वकीलों से मिलने, क्योंकि उनसे रिकवरी करनी थी सरकार को, और कोर्ट इसको लेकर के बड़ा सख्त था कि उनके जो भी एसेट्स हैं तो उस एसेट्स को बेचने के लिए उनको हद दी गई थी कि आप अपने अफसर से और वकीलों से मिल सकते हैं लगातार। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो कुछ अलग है। बावजूद इसके उन्होंने एक याचिका लगाई है, देखते हैं इसका क्या अंजाम होगा, वो तो कोर्ट की सुनवाई के बाद साफ होगा। विकास, अंतिम सवाल आपसे कि क्या चार्जशीट को दाखिल करने को लेकर के कुछ समय सीमा मिल पाई है ईडी की तरफ से या फिर दूसरी जांच एजेंसियों की तरफ से? क्योंकि के कविता और अरविंद केजरीवाल साहब को जेल में न्यायिक हिरासत में गए काफ़ी दिन हो गए, तो ऐसी कोई टाइमलाइन मिल रही है कि चार्जशीट दाखिल की जा सकती है उनके खिलाफ? देखिए, अभी तो काफी समय है, क्योंकि अब जो मेन चार्जशीट इसमें दाखिल हो चुकी है, इसीलिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट के लिए कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता एजेंसी पर कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही आपको सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे जांच बढ़ेगी और जब ईडी को लगेगा कि अब उनके पास ऐसे साक्ष्य आ गए हैं जिनको कोर्ट में कोई ठुकरा नहीं सकता, तब ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर एक तो चार्जशीट जब तक दाखिल नहीं होती तब तक बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ईडी ये चाहता है कि ये लोग बाहर जल्दी ना आए और जांच प्रभावित ना करें, तो वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर के बहुत हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर रेगुलर बेल का एक मौका मिलता है आरोपियों को। तो जांच जब इस स्थिति में होगी, क्योंकि आप ये पूरा आप देखें कि लगातार ये कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि पैसा कैश में था, उसको बांट दिया गया, उसको गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया कैश फॉर्म में, तो इसको रिकवरी कैसे दिखाएंगे? ट्रेल तो दिखाया जा सकता है, रिकवरी कैसे दिखाई जा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए ईडी के पास जो अप्रूवर्स हैं वो एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया था, इन लोगों को दिया था। जब केस बहुत स्ट्रांग लगेगा तो ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करेगी, क्योंकि उसके बाद नियमित जमानत मिलने में भी बाकी काफी रुकावटें आएंगी। अगर कोर्ट को प्राइमा फेसाई ये लगा कि ये एक बहुत गहरी साजिश थी और एक आर्थिक अपराध था इस लेवल का जिसको कि अनदेखा नहीं किया जा सकता, तो बहुत स्ट्रांग केस जैसे ही ईडी को लगेगा कि अब हमारे पास है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट इन लोगों के खिलाफ आएंगी। फिलहाल इसको लेकर के कोई टाइमलाइन ईडी की तरफ से नहीं बताई गई। लेकिन उन्होंने क्या पहली चार्जशीट में मनी ट्रेल को स्टैब्लिश कर दिया है, किन लोगों को पैसे दिए गए, कैश में दिए गए आपने कहा कि, और अगर पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया है कैश के तौर पर 45 या 50, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो फिर तो अरविंद केजरीवाल साहब की सीधी जिम्मेदारी बनती है उस पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक होने के चलते। बिल्कुल, 45 करोड़ रुपए का ट्रेल ईडी ने एस्टेब्लिश किया था। ईडी ने कहा था कि इनके जो वॉलंटियर्स थे गोवा में और जो इनके पोल मैनेजर्स थे, उनको सैलरी आती थी आम आदमी पार्टी की बैंक के अकाउंट के थ्रू, और पैसे दिए जाते थे, ये जो किकबैक्स थे, जो रिश्वत का पैसा था, वो कैश में दिया जाता था। तो लोग आइडेंटिफाई हैं। सबसे बड़ा जो
जो सबसे बड़ी चोट लगी आम आदमी पार्टी को इस मामले में वो अप्रूवर्स के बनने से लगी है। इसमें जो शराब उनमें से ज्यादातर अप्रूवर बन गए, उनकी जमानत हो गई है, इसीलिए ईडी का केस और स्ट्रांग हो गया है। मनीष सिसोदिया के पूर्व सहयोगी सी अरविंद वो अप्रूवर बन गए हैं, तो अप्रूवर्स पे केस काफी मजबूती से खड़ा है। ट्रेल 45 करोड़ रुपए का ईडी कहता है कि उसने स्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन रिकवरी कैश की कैसे हो सकती है, ये तो ईडी पहले ही कह चुकी है कि ये जो बार बार कहा जाता है कि पैसे नहीं मिले, रिकवरी नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे, तो कैसे मिलेंगे जब वो लोगों में बट गए और उसका इस्तेमाल चुनाव में हो गया। तो ट्रेल स्टैब्लिश करने की बात ईडी लगातार कह रहा है। 45 करोड़ रुपए उसने स्टैब्लिश कर लिए हैं और अप्रूवर इस बात को इस बात की तस्दीक करते हैं कि उन्होंने पैसे दिए थे कैश में इन लोगों को। चलते चलते एक और सवाल कि क्या जिस तरह से केजरीवाल साहब के मामले में लगातार लगभग हर दिन कोई न कोई याचिका पर सुनवाई हो रही है, ऐसे क्या सामान्य मामलों में भी छूट रहती है कि भाई किसी सामान्य मामले में भी आप लगातार याचिका दाखिल करिए और लगातार कोर्ट आपको समय देगी सुनने के लिए? पॉलिटिकली सेंसिटिव विषय है, इसीलिए सबको मौका दिया जा रहा है, चाहे वो टीकाकर्ता हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के कैंप के लोग हों या उनके खिलाफ याचिकाएं आ रही हों। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक औसत समय होता है जब आप देखते हैं कि एक आम व्यक्ति जब जाता है तो याचिका दाखिल करता है, उसको 2-4 महीने 5 इंतजार करना पड़ता है लिस्टिंग होने का, या उसको अर्जेंसी जतानी पड़ती है। लेकिन इधर दोनों ही तरफ से आप देखें, चाहे अरविंद केजरीवाल की तरफ से रियायत की मांग को लेकर याचिकाएं आ रही हों, वो भी हर हफ्ते उन पर सुनवाई हो रही है, क्योंकि वहां अर्जेंसी ये बताई जा रही है कि बहुत अर्जेंट विषय है, एक राज्य से जुड़ा विषय है जिसके मुख्यमंत्री को गैर कानूनी तरीके से, जिसको लगातार आम आदमी पार्टी क्या कहती है कि गैर कानूनी हिरासत है उनकी, वहीं उनके खिलाफ जो याचिकाएं आ रही हैं उनमें जनहित का हवाला देकर के पीआईएल के फॉर्म में उनको दाखिल किया जा रहा है। तो पीआईएल्स को कुछ प्राथमिकता दी जाती है आमतौर पर कोर्ट्स द्वारा, इसीलिए इस मामले में हम देख रहे हैं कि लगातार हर हफ्ते कई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और कोर्ट उनको सुन रहा है। हालांकि किसी में भी ना तो इस पक्ष को कोई राहत मिली है, ना अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिली है, ना उनका विरोध करने वालों को कोई राहत मिली है, लेकिन याचिकाओं पर सुनवाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर हफ्ते लगातार हो रही है। विकास सारथी, बहुत धन्यवाद तफसील से इस पूरे मामले पर जानकारी रखने के लिए, रोशनी डालने के लिए शुक्रिया आपका। और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को आज निर्वाचन आयोग में अपना जवाब दाखिल करना है, और जवाब इस बात का कि बीते हफ्ते आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल करके आरोप लगाया था कि बीजेपी के एक नेता ने उनके करीबी के साथ संपर्क साधा है और कहा है कि आतिशी को अपना करियर बचाना है तो बीजेपी ज्वाइन कर ले, वरना उनके यहाँ छापा पड़ सकता है। इस पर बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ शिकायत की, लिहाजा आज आतिशी को चुनाव आयोग के सामने जवाब देना है। बीजेपी ने आतिशी को चुनौती दी कि वो आरोप साबित करें या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बीजेपी ने इस पर उन्हें मानहानि का नोटिस भी भेजा है। और आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आतिशी ने कहा था कि ये बीजेपी की बी टीम है और इसलिए उनको नोटिस भेजा है। जिस दिन नोटिस भेजा था उसी दिन या फिर उसके एक दिन बाद बहुत ही तल्ख टिप्पणी की थी आतिशी ने, लेकिन आज जवाब करने का आखिरी दिन है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं समाचार। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और बुलेटिन में। अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच मानो तलवारें खिंची हुई हैं। जब भी कोई नेता बंगाल में कहीं दौरे पर जाता है या फिर कोई जांच एजेंसी अपना काम करने जाती है तो अक्सर देखा जा रहा है कि उन पर हमला हो जाता है। इस चुनावी माहौल में सरगर्मियां इतनी ज़्यादा हैं कि आए दिन यहाँ पर इसी तरह की खबरें आ रही हैं। आज भी यहाँ दुर्गापुर में जब बीजेपी सांसद दिलीप घोष दौरा कर रहे थे तो टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद शुरू हो गया। पुलिस के सामने दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। दिलीप घोष का कहना था कि टीएमसी का यही रवैया है।
और तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने आज दिल्ली पहुंच रहा है। दरअसल भूपति नगर विस्फोट मामले में NIA ने तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया था। इस घटना को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल ने केंद्रीय जांच एजेंसी की भूमिका की आलोचना की और इस मामले की शिकायत को लेकर के तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के पास जाने का फैसला किया है। लास्ट वीक में हम 2 बार इलेक्शन कमीशन के पास गए थे। हमारी तरफ से AITC की तरफ से, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 4 MP और 1 मिनिस्टर, और हम जाके ये बोले थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको एकदम समान अधिकार है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन CBI, ED, NIA एंड इनकम टैक्स को, सेंट्रल एजेंसी को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रहा है, ये ठीक नहीं है। हम इसके खिलाफ भी आज फिर हमारे ये 10 प्रतिनिधियों का एक टीम इलेक्शन कमीशन जा रहा है दिल्ली, और उधर हम फिर गुजारिश करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड रह जाए इसीलिए। और तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल दल की निर्वाचन आयोग की मुलाकात से पहले बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। सिलीगुड़ी में भाजपा नेता शंकर घोष ने कहा कि जब भी TMC को अपना आपराधिक गतिविधियां छुपानी होती हैं तो वो यही करती है। They make this kind. Whenever the Trinamool Congress tried to hide the criminal activities of the scoundrel, they make this kind of job. So I don't think that this kind of activity will stop NIA from doing their work. और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर ही आमादा है। नड्डा ने कांग्रेस के न्याय पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया। साथ ही राहुल गांधी से सवाल पूछा कि वायनाड में नामांकन के दौरान कांग्रेस पार्टी के झंडे गायब क्यों हो गए। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जनसभाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रामपुर और बिजनौर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यहां जनसभाएं करेंगे। रामपुर के भारत मैदान में दोपहर करीब 12 बजे JP नड्डा जनसभा करेंगे, तो बिजनौर के धामपुर में दोपहर 1:30 बजे वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान के हनुमानगढ़ के संगारिया में शाम 4:30 बजे भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में जनसभाएं करेंगे। पहली सभा छत्तीसगढ़ के बस्तर में 1:30 बजे होनी है। दूसरी सभा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। नक्सल प्रभावित बस्तर की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट से इस बार बीजेपी उम्मीदवार महेश कश्यप और कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के बीच मुकाबला है। यहां से 2011 और 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप सांसद बने थे, लेकिन 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज ने बाजी मार ली। इसी तरह से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आने वाले चंद्रपुर में प्रधानमंत्री आज रैली के दौरान लोगों के साथ मुखातिब होंगे और वे केंद्रीय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में बीजेपी यहां चुनाव लड़ रही है। राज्य में चंद्रपुर इकलौती ऐसी सीट है जहां कांग्रेस 2019 का चुनाव जीत पाई थी। इस बार कांग्रेस ने प्रतिभा धारोनकर पर अपना दांव लगाया है और दोनों ही संसदीय क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होंगे।
बस्तर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की विजय संकल्प रैली पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। आज की रैली सफल होगी और प्रभावी भी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजय संकल्प रैली है, जिसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी भी जा रहे हैं और बहुत प्रभावी रहेगा। आज छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर है। सब विश्वास करते हैं और उनका ये रैली बहुत सफल रहेगा और बहुत प्रभावी रहेगा। और पीएम मोदी आज बस्तर दौरे पर जगदलपुर के छोटे से गांव आमाबाल में एक जनसभा करेंगे। यहां के लोग इस बात से बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर क्या है तैयारियां, हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने छत्तीसगढ़ के भाजपा चुनाव प्रभारी नितिन नवीन से ये बातचीत की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर की अपनी यात्रा पर आएंगे और यहाँ की यात्रा की, यहाँ की चुनावी सभा की क्या है तैयारी, हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन जी मौजूद हैं। सर, आज पीएम की चुनावी सभा है यहाँ, सबसे पहले आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या तैयारी है। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह का वातावरण है और खास करके बस्तर आगमन से पूरे बस्तर इलाके में यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जो यहाँ के जो महेश कश्यप जो उम्मीदवार हैं वो पहली बार लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ कवासी लखमा 6 बार के विधायक हैं। इस मुकाबले को आप किस तरीके से देखते हैं? जनता जानती है कि प्रवासी लखमा क्या है और महेश कश्यप क्या है। महेश कश्यप एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति को बढ़ाता है और लोगों की सेवा के भाव से करता है। और इन्होंने क्या किया है पिछले 5 वर्षों में, इस क्षेत्र में कहीं पर कोई काम भी किया है क्या? भूपेश बघेल के मंत्री बनकर घूमते रह गए, भूपेश बघेल की सेवा करते रह गए, लेकिन यहाँ के लोगों की कुछ किया है क्या? अब यहाँ के तो कांग्रेस नेताओं को तो उन्होंने जो हिसाब किया है वो तो कांग्रेस के नेताओं के अंदर खाने पूछे कि क्या हुआ। और लोगों ने भूला नहीं है 18 की घटनाएं क्या हुई थी और उस घटना को बस्तर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग आज भी याद करते हैं। एक समस्या, एक आखिरी सवाल, नक्सलवाद के ऊपर बार बार प्रहार होता रहा है और गृह मंत्री भी कह के गए हैं कि जो बस्तर के जो इस इलाके में जो नक्सलवाद की समस्या आ रही है उसको दूर किया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम स्पष्ट मानते हैं कि हम जहां एक और विकास की योजनाओं से क्षेत्र को जोड़ते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी चीजों को नक्सलवाद हो या जो भी हो 100% ये प्रयास होता है कि वो लोग सामान्य धारा में आके, मुख्य धारा में आके काम करें और लोगों में विकास की योजनाएं पहुंचे, उनको जो समस्याएं हैं उसको सुने। तो ये थे हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन, और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ के आदिवासी लोग हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, जनजातीय लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जिस तरीके से बीजेपी प्रयासरत रही है, जरूर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, जगदलपुर। प्रधानमंत्री के अलावा तमाम बीजेपी के दूसरे स्टार प्रचारक देश भर में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह आज दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह तमिलनाडु के नागापट्टिनम में चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं नमक्कल और तेनकासी में राजनाथ सिंह के रोड शो का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के हल्द्वानी और महाराष्ट्र के वर्धा, भंडारा और नागपुर में आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में नागपुर और भंडारा में पहले चरण में 19 अप्रैल को ही मतदान है और वर्धा संसदीय सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र के विदर्भ की इन तीनों जगहों पर रैलियां होनी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना हमेशा की तरह एक उत्सव होता है। पीएम मोदी देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया कि 5 सीटों पर बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं, लोग दल और पार्टियों से ऊपर उठ करके मोदी जी को ही विजयी बनाएंगे। उनका हमेशा आना हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए एक उत्सव होता है, क्योंकि उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। सब जानते हैं उत्तराखंड से उनको बहुत लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक योजनाएं
यहाँ पर शुरू हुई हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं थे, वो सब काम आज धरातल पर उतर रहे हैं। तो बड़ा जोश है लोगों में और हम देवभूमि में उनका स्वागत करेंगे। देवभूमि के लोग जैसा हमेशा करते हैं, वो अपने देवभूमि को अपना परिवार मानते हैं और देवभूमि के लोग भी उनको परिवार की तरह चाहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। बीजेपी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करेंगे प्रचार। तमिलनाडु में राजनाथ सिंह होंगे। जेपी नड्डा और योगी समेत तमाम नेताओं ने भी लगाया एड़ी चोटी का जोर। मध्य प्रदेश के शहडोल और मंडला से करेंगे राहुल गांधी प्रचार का आगाज। बीएसपी नेता आकाश आनंद की बरेली में रैली। समाजवादी पार्टी और लेफ्ट ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन। 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद। वहीं प्रत्येक पार्टी को समान अधिकार मिलने की मांग को लेकर आज नई दिल्ली में होगी तृणमूल। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजरायल ने दक्षिण गजा से घटाई सेना। अब मिस्र में इजरायल और हमास के बीच समझौते के लिए होगी नए दौर की वार्ता। और आज रात 9:12 से लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, मैक्सिको समेत कुछ अन्य देशों में दिखेगा ये ग्रहण। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार आज अपनी पत्नी समेत बीजेपी में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में दोनों ही ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इनके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये सभी लोग उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए कार्य करेंगे। तमिलनाडु के नीलगिरी संसदीय क्षेत्र में अन्ना द्रमुक उम्मीदवार लोकेश तमिलसेल्वन आज सुबह से गुडलूर में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उनका मुकाबला वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के साथ है। चुनाव के मौसम में तस्वीरें ऐसी दिखती रहती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए राहुल आज मंडला लोकसभा सीट के अंतर्गत धनोरा में और शहडोल लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। मंडला से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम और शहडोल से विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को चुनाव लड़ रहे हैं। मंडला और शहडोल दोनों ही लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति अन्य सीटों की तुलना में अच्छी रही है। एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटों में कांग्रेस 22 सीटों पर जीती थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को आदिवासी बहुल सीटों से ही उम्मीदें हैं। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की आज राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण और अलवर में चुनावी दौरे का कार्यक्रम है। आज सुबह 11 बजे सीकर में सचिन पायलट चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तो दोपहर 12 बजे झुंझुनू की नीम का थाना में वो चुनावी सभा करेंगे। सचिन पायलट दोपहर में जयपुर ग्रामीण के आमेर और अलवर संसदीय क्षेत्र में करीब 3 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के जोरहाट में दावा किया कि देश में भय का माहौल है और भाजपा के आतंक से देश को सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। असम में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 3 चरणों में होना है। आज एक भय का वातावरण है। जो छात्र आवाज उठाना चाहते हैं सीए के खिलाफ, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है,
उनको पुलिस के द्वारा जेल में भेजा जा रहा है। तो ये आज लोकतंत्र में सभी महसूस कर रहे हैं, यहाँ चाय के बागान के लोग भी यही महसूस कर रहे हैं, एक डर का वातावरण कि अगर हम इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं तो हमारे साथ कुछ अन्याय होगा, हमें जेल भेजा जाएगा, पुलिस से हमको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। तो एक तरीके से एक डर का एक वातावरण इस सरकार ने केंद्र में और राज्य में उन्होंने बनाया है। और मैंने यही कहा है लोगों से कि भाजपा के आतंक से अगर कोई उन्हें बचा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी। केरल के एर्नाकुलम में कांग्रेस महासचिव के श्री वेणुगोपाल ने दावा किया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ केरल में जीत हासिल करने जा रही है। इसके साथ ही के श्री वेणुगोपाल ने इंडी गठबंधन की केंद्र में सरकार बनने का भी दावा किया है। Congress is going to, UDF is going to sweep Kerala in their seats, and we will form the government in center also this time. Yeah, the India Alliance will form the government in center. और उत्तर प्रदेश के माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बरेली में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद आज बरेली में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। इसमें मंडल भर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। आकाश आनंद बरेली सीट से बीएसपी प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार और आंवला सीट से प्रत्याशी आबिद अली के समर्थन में सभा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से प्रत्याशी होंगी। पार्टी के युवा शाखा के अध्यक्ष वहीद पारा श्रीनगर से और सरताज मदनी बारामूला से उम्मीदवार होंगे। यानी घाटी में कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच तालमेल ही नहीं बन पाया। अब पीडीपी ने जम्मू क्षेत्र की 2 लोकसभा सीटों उधमपुर और जम्मू में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने की भी घोषणा की है। प्रदेश में 5 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को उधमपुर सीट पर मत डाले जाएंगे। चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से केवल 20 दिनों की अवधि में निर्वाचन आयोग के सुविधा प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से अनुमति संबंधी 73,379 अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 44,626 अनुरोध स्वीकार किए गए हैं। लगभग 11,200 अनुरोधों को अस्वीकार किया गया है, जो प्राप्त कुल अनुरोधों का 15% है। सबसे ज्यादा 23,239 अनुरोध तमिलनाडु से प्राप्त हुए। उसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान रहा। सुविधा पोर्टल ईसीआई द्वारा विकसित एक तकनीकी समाधान है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने संबंधी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित कराना है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में युवा और शहरी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर कई पहलों और अभियानों की शुरुआत की है। निर्वाचन आयोग मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए टर्निंग 18 और युवा द वन अभियानों के माध्यम से आकर्षक विषयों, लोकप्रिय आइकॉन्स और जेन जेड सामग्री का उपयोग कर रही है। टर्निंग 18 अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव में युवा मतदाताओं को आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य पिछले चुनाव में शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता के मुद्दों का समाधान करना भी है। यू आर द वन अभियान का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों के अमूल्य योगदान को स्वीकृति देना है। त्रिपुरा में 2 चरणों में 19 और 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसी बीच चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 85 साल और उससे ऊपर के पीडब्ल्यूडी वर्कर्स और दिव्यांगजनों के लिए घर पर ही वोट डालने का इंतजाम कर दिया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है जो ईसीआई ने खासकर हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स और 85 प्लस जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए की गई है। और हमने देखा है कि इससे जो चुनावों की जो महत्व है खासकर इन लोगों के लिए वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो इस वोट का मतदान करेंगे। इसके लिए मैं खासकर अपनी टीम का भी जो ट्रेनिंग है वो दे दी गई है। इतनी धूप में भी वो टीम हर घर में जाके वोट दिलाएगी। हमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी जो सपोर्ट है वो ऑलरेडी मिल रहा है इस केस में, और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो एक एक्सपीरियंस है ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। भारतीय चुनाव आयोग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है। सभी को ये संदेश दिया है कि आप एक हैं, बाहर निकलें, मतदान करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। आप भी देखिए।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापस करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने अपनी शैक्षणिक सामग्री के कॉपीराइट उल्लंघन मामले में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था कॉपीराइट अनुमति के बिना NCERT पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रकाशन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। NCERT ने लोगों से ऐसी पाठ्य पुस्तकों या कार्यपुस्तिकाओं का उपयोग न करने का आग्रह किया है और कहा है कि उनमें दी गई सामग्री तथ्यात्मक रूप से गलत हो सकती है। यह भी सलाह दी गई कि यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसी पायरेटेड पाठ्य पुस्तकें या कार्यपुस्तिकाएं मिलती हैं तो NCERT को ईमेल के माध्यम से तुरंत सूचित किया जाए। बात मध्य प्रदेश के भोजशाला की करेंगे, जहां वाराणसी की ज्ञानवापी के तर्ज पर ASI का सर्वेक्षण किया जा रहा है। आज सर्वे का 18वां दिन है। ASI की टीम और दोनों पक्षकारों ने आज सुबह करीब 8 बजे परिसर में प्रवेश किया। उनके साथ 19 सदस्यों और 33 मजदूरों की टीम है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ASI ने 22 मार्च को धार बोधशाला परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया था। देश भर में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के मौके पर हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। साल के पहले सोमवती अमावस्या स्नान को लेकर के विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। नासा के मुताबिक करीब 54 साल के बाद सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण आज दिखाई देगा। इसकी अवधि 4 घंटे 25 मिनट हो सकती है। इससे पहले इतना लंबा सूर्य ग्रहण 1970 में ही देखा गया था। पूरे उत्तरी अमेरिका में सूर्य के सामने चंद्रमा के आने से ज़मीन पर जो परछाई बनेगी वो 185 किलोमीटर चौड़ी होगी। ये छाया मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में दिखाई देगी। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि भारत में लोग नासा की YouTube लाइव स्ट्रीम के जरिए इस दुर्लभ ग्रहण को देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। रामबन में खूनी नाला पर भूस्खलन के बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। सड़क पर बहाली का काम लगातार चल रहा है और राजमार्ग को यातायात के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क के खिलाफ ब्राजील में अब जांच शुरू हो गई है। ब्राजील सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अलेक्जेंडर डी मॉरिस ने बिजनेसमैन एलन मस्क को फर्जी खबरों के प्रसार के संबंध में जारी जांच के दायरे में शामिल किया और न्याय प्रक्रिया में बाधा पैदा करने के आरोप में उनके खिलाफ रविवार देर रात एक अलग जांच शुरू की। जस्टिस मोरेस ने अपने फैसले में कहा कि एलन मस्क ने शीर्ष अदालत की कार्रवाई के संबंध में एक सार्वजनिक दुष्प्रचार अभियान चलाना शुरू किया है जो रविवार को भी जारी रहा। जस्टिस मोरेस ने यह टिप्पणी एलन मस्क के खासकर उस बयान पर की कि उनकी सोशल मीडिया कंपनी एक्स कुछ खातों पर रोक लगाने के न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करेगी। और डिजिटलाइजेशन को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इससे देश को तुलनात्मक लाभ मिला और इससे जो सबक मिला है उसको वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। इससे वित्तीय समावेशन और गरीबी को कम करने में भी मदद मिली है। फ्रांसिस ने एक साक्षात्कार के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत गया तो मैंने डिजिटलाइजेशन के काम को लेकर के बहुत करीब से उनको देखा और काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्होंने भी कहा कि जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अतुल्य भारत याद आता है। जब मैं वहाँ था तो मैंने इसे देखा। साथ ही
डिजिटलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लागत को कम करता है और अर्थव्यवस्थाओं को ज़्यादा कुशल बनाता है, चीज़ों को सस्ता करता है। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि ये सब भारत की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर रहा है। फ्रांसिस इस साल 22 से 26 जनवरी तक की आधिकारिक यात्रा पर भारत में थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी और जयपुर और मुंबई की यात्रा भी। यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों समेत लोगों से चर्चा की, जिसमें तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसा मुद्दा केंद्र में था। इसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भारत के डिजिटलाइजेशन मॉडल के मुरीद हुए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2024 में कराए गए एक सर्वे में उम्मीद जताई गई है कि उच्च स्तर पर रहने की वजह से आने वाले वर्ष के लिए उपभोक्ताओं के विश्वास में सुधार हुआ है, जिसके चलते फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स 2 अंक बढ़ा और 125 पर पहुंच गया। ये 2019 मध्य के बाद का अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। सर्वे के मुताबिक आम आर्थिक स्थिति और रोजगार के हिसाब से मौजूदा साल और आगामी साल परिवारों की धारणा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके चलते खर्च भी बढ़ा है। आरबीआई के सर्वे में शामिल लोगों का कहना है कि एक साल पहले की तुलना में उनकी आमदनी भी बढ़ी और आने वाले साल में इसमें और ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के साथ अपने द्विमासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वे के मार्च 2024 के परिणाम भी जारी किए। आरबीआई का कहना है कि सर्वे में मौजूदा साल के बारे में धारणा के साथ अगले साल की उम्मीदों के बारे में जानकारियाँ मांगी गई थी, जिसमें सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, कुल मिलाकर के कीमत की स्थिति, आमदनी और खर्चे की स्थिति शामिल है। ये सर्वे 19 प्रमुख शहरों में कराए गए। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने मुफ्त बिजली देने के लिए उधार लेने वाले पंजाब जैसे राज्यों को कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य किसी भी श्रेणी के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्हें उसके लिए भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर उत्पादन संयंत्र को भुगतान नहीं किया गया तो बिजली उत्पादन ही नहीं होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी निजी खदानों से 4 करोड़ टन कोयला उत्पादन का ऐलान किया है। एनटीपीसी का कहना है कि उसके इस लक्ष्य से निजी कोयला खदानों से उत्पादन में सालाना आधार पर 17% की बढ़ोतरी हासिल करने में मदद मिलेगी। एनटीपीसी ने अपने बयान में कहा कि 4 करोड़ टन कोयले के उत्पादन से वित्त वर्ष 2024-25 में निजी खदानों के माध्यम से कोयले की करीब 15% जरूरत पूरी होगी, जिससे बिजली कंपनी के लिए ईंधन सुरक्षा मजबूत होगी। बीमा नियामक इरडा ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की समाधान योजना पर कुछ आपत्तियां जताई हैं। इरडा ने रिलायंस कैपिटल के प्रशासक नागेश्वर राव वाई को हाल में लिखे एक पत्र में कहा कि आईआईएचएल की समाधान योजना बीमा नियमों के अनुरूप नहीं है। नियामक ने उस इक्विटी पूंजी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जिसे आईआईएचएल निवेश करने के लिए तैयार है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी सेक्टर को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी 24-25 में उसकी बिक्री में उछाल दिख सकता है। दरअसल इस बार अच्छे मॉनसून के साथ रबी की फसल भी बेहतर होने का अनुमान है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा रकम आ सकती है और वे एफएमसीजी उत्पादों पर खर्च बढ़ा सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली थी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने 2075 करोड़ रुपए जुटाने के प्लान को मंजूरी दे दी है। वोडाफोन आइडिया ये फंड कंपनी के प्रोमोटर आदित्य बिरला ग्रुप से जुटाएगी। वोडाफोन आइडिया ने यह भी कहा कि उसके बोर्ड ने कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल मौजूदा 75,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने को भी मंजूरी दे दी है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने साल 2024 में जनवरी से मार्च के दौरान घरेलू बाजार में इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रबंधन कर रिकॉर्ड 1000 करोड़ रुपए की कमाई की है। LSEG डेटा एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक निवेश बैंकर्स ने पिछले साल जनवरी से मार्च की तुलना में करीब 2.3 गुना अधिक शुल्क वसूला और 2000 के बाद किसी भी कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में अभी तक का ये सबसे ज्यादा शुल्क है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू शेयर बाजार में कैलेंडर साल 2024 की पहली तिमाही की शानदार शुरुआत हुई है और 14.6 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई गई, जो एक साल पहले की तुलना में 2.7 गुना ज्यादा है और किसी भी मार्च तिमाही में सबसे ज्यादा। विमानन कंपनी विस्तारा का कहना है कि वो अप्रैल में 10% रोजाना उड़ानें रद्द करेगी ताकि पायलट्स की कमी के कारण परेशानी न हो। कंपनी मोटे तौर पर रोजाना करीब 350 उड़ानों का परिचालन करती है। 1 अप्रैल से विस्तारा को 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द करने को बाध्य होना पड़ा, जो कथित तौर पर पायलट्स के एक समूह की तरफ से मार्च में आखिर में बीमारी की छुट्टी ले जाने की वजह से हुई।
इनविट और REIT के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। 2023-24 में इसमें निवेश सालाना आधार पर 14 गुना बढ़कर के 17,116 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भी बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के बेहतर वित्त पोषण हासिल होने का अनुमान है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अगले 5 सालों में कच्छ गुजरात में अपने खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट साइट पर 30 गीगावाट की क्षमता बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने जानकारी दी। गौतम अदानी का लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का निर्माण करना है, जो खावड़ा में 538 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि में फैली हुई है। इजराइल ने दक्षिणी गजा में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में बड़ी कटौती की है। अधिकतर सैनिकों को वापस बुला लिया गया है और अब वहां इजरायली सेना की केवल एक ब्रिगेड ही रह गई है। सैनिकों की ये वापसी ऐसे समय में हुई है जब मिस्र युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से नए दौर की वार्ता की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल ने कहा कि उसने और हमास ने 6 माह से जारी संघर्ष में संभावित युद्ध विराम पर ताज़ा बातचीत के लिए मिस्र में टीम को भेजा है। इजराइल हमास संघर्ष को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इसको लेकर के अमेरिका के वाशिंगटन DC में प्रदर्शनकारियों ने एक रैली निकाली। ये रैली इजराइल हमास संघर्ष की शुरुआत के 6 महीने पूरे होने पर हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग के लिए निकाली गई। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। ये मैच चेन्नई में खेला जाएगा। कोलकाता की टीम ने 3 में से 3 मैच जीते हैं और वो मजबूती के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं चेन्नई की टीम 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ चौथे स्थान पर है। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में आर प्रगनानंदा और आर वैशाली और डी मुकेश ने ड्रॉ खेला। वहीं विदित गुजराती और कोनेरू हम्पी को हार का सामना करना पड़ा है। डी मुकेश और दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कारुआना के साथ ड्रॉ खेलने में सफल रहे। गुगेश काले मेहरों के साथ खेल रहे थे। आर प्रज्ञानंदा ने चौथे दौर में दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी नाकामुरा के साथ ड्रॉ खेला। 24 साल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए। आर वैशाली ने चौथे दौर में एलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना के साथ ड्रॉ पर खेल को रोका। विदित गुजराती को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। तीसरे दौर में भी विदित को प्रज्ञानंदा के खिलाफ हार ही मिली थी। अनुभवी कोनेरू हम्पी को भी सालिमोवा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। 20 साल के सालिमोवा महिला वर्ग में सबसे युवा खिलाड़ी हैं और इस प्रतियोगिता में डेब्यू कर रही हैं। सुमित नागल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य दौर में अपनी जगह बना ली है। सुमित 42 साल में इस प्रतियोगिता के मुख्य दौर में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। पिछली बार रमेश कृष्णन ने 1982 में मोंटे कार्लो में मुख्य दौर में अपनी जगह बनाई थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को आज ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हरा दिया। इससे पहले कल खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 5-1 के अंतर से हार झेलनी पड़ी थी। तो समाचारों में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं भारतीय FDI से जुड़ी इस खबर के साथ। निवेश के आकर्षक विकल्प के रूप में भारत उभर रहा है। PLI स्कीम्स और मेक इन इंडिया का असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। सरकार का मानना है कि आने वाले 5 सालों में भारत में औसतन हर साल $100 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो सकता है। नमस्कार। कोविड महामारी के बाद FDI निवेश की पूरी दुनिया ही बदल चुकी है। चीन से निवेश निकलकर दूसरे देशों में जाने की शुरुआत भी हो चुकी है। साथ ही अमेरिका और चीन के बीच भू राजनीतिक तनाव ने ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की कई कंपनियों को चीन पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर दिया। भारत ने भी मौके का फायदा उठाया और मेक इन इंडिया और PLI जैसी योजनाओं के जरिए निवेश को आकर्षित करने की कोशिश की। चाइना +1 अगर आप देखें तो इंडिया स्टैंड्स अमंग्स द रेस्ट 5 ऑलमोस्ट एट 3rd पोजीशन। डेफिनेटली
सारा FDI हमारे पास नहीं आ रहा है एट द मोमेंट, बट द वे गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद द पॉलिसीज, स्पेशली द PLI पॉलिसीज, I mean that gives lot of strength to Indian economy. At the moment, India has learned lot of lessons from the past. इंडिया की पॉलिसी अगर आप देखें तो इंडिया FDI पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी तीनों का ट्रायंगुलेशन मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में FDI प्रवाह में भारी गिरावट से अमेरिका और कुछ देशों को फायदा होता दिख रहा है। 2023 के शुरुआती 9 महीनों में वैश्विक FDI प्रवाह में 29% की हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। चीन में FDI प्रवाह कम हुआ और वैश्विक FDI में चीन की हिस्सेदारी 12.5% से घट करके 1.7% हो गई। चीन के इस नुकसान का फायदा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, पोलैंड, जर्मनी और भारत को हुआ। भारत ने सेमीकंडक्टर, रक्षा, स्पेस और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में FDI को आकर्षित करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं। खबर यह भी है कि टेस्ला भारत में अपने प्लांट को लगाने के लिए अगले महीने दौरा भी कर सकती है। भारत को विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का भी फायदा देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग का पुश तभी अच्छा मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट कर पाओ, विथ ट्रेड अग्रीमेंट्स कमिंग इन प्लेस एंड दैट टू विद द डेवलपिंग कंट्रीज। आप पैसा भी उन्हीं से उठा रहे हो, आप उन्हें एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, एंड यू आर गिविंग द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाइक PLIs। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अपने कम कर दिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। साल 2014 से 2023 के बीच में भारत में करीब $600 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो इससे पहले के 10 सालों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के मद्देनजर FDI निवेश औसतन $100 अरब रहने की उम्मीद है, जो फिलहाल $70 अरब के स्तर पर है। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि अपनी ज़रूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना उनके अपने विकास के हित में नहीं है, और इसीलिए China+1 पॉलिसी का असर अब ज़मीन पर दिखना शुरू हो गया है। भारत को भी इसका फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 सालों में औसतन FDI $100 अरब को छू सकती है। कैमरामैन नवीन के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, गुरुग्राम।